बिल्कुल। वेलकम टू बुक बाइट्स, जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों के पावरफुल आइडियाज को हम शॉर्ट और एंगेजिंग समरीज में बदलते हैं। बिल्कुल। अगर किसी के पास मोटी मोटी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो ये विस्तृत चर्चा उनके लिए ही है। यहाँ मनी, माइंडसेट, सक्सेस और लाइफ लेसन्स की सारी बातें एक ही जगह मिलती है। सही कहा। तो आज एक बहुत ही बोल्ड सवाल से शुरू करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनना या खुश रहना एक लॉटरी जीतने जैसा है। हाँ, या तो किस्मत अच्छी हो या किसी अमीर घर में पैदा हुए हो। एग्जैक्टली। पर क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर वेल्थ और हैप्पीनेस कोई ऐसी स्किल हो जिसे ठीक वैसे ही सीखा जा सके जैसे कोई कोडिंग या गाड़ी चलाना सीखता है? ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। आज हम एरिक जॉर्गेनसन द्वारा संकलित द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत के मूल स्रोतों का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नवल रविकांत एक ऐसे निवेशक और दार्शनिक यानी फिलोसोफर हैं जिन्होंने अपने पिछले 10 सालों के अनुभवों से दुनिया को सच में हैरान किया है। सही बात है। और उनका ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है। उन्होंने सिलिकॉन वैली में जीरो से शुरू करके एंजल लिस्ट जैसी कंपनी बनाई और ट्विटर, उबर जैसी जगहों पर शुरुआती निवेश किया। तो इस डीप डाइव में हम सीधे उनके मूल स्रोतों पर बात करेंगे और शुरुआत हम उस धुंधले लेंस को साफ करने से करेंगे जिसके जरिए दुनिया अमीरी को देखती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा पैसे, स्टेटस और वेल्थ को एक ही टोकरी में डाल दिया है। हाँ, आमतौर पर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो वहां एक क्लियर प्रिसिजन होती है। जैसे एक्सरे में टूटी हुई हड्डी साफ दिखती है। बिल्कुल, वहां जवाब बाइनरी होता है, 0 या 1। भाई तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पर जब अमीरी और खुशी की बात आती है तो एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी इतनी विरोधाभासी बातें सिखाती हैं कि एक्सरे मशीन जैसे काम ही करना बंद कर देती है। और लोग इसी कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर नवाल के स्रोत के हवाले से देखें तो उन्होंने इन तीनों चीजों को बहुत साफ तरीके से अलग किया है। वो कैसे? देखो, पैसे यानी मनी सिर्फ समय और वेल्थ को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ये एक सोशल क्रेडिट है। राइट, एक गारंटी की तरह। हाँ, और स्टेटस जो है वो समाज में इंसान का रुतबा है। ये बंदरों के झुंड से चला आ रहा है एक पुराना सिस्टम है जहां तय होता है कि किसका अधिकार कहां तक है। और इस स्टेटस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक जीरो सम गेम है ना? एकदम सही पकड़ा। स्टेटस गेम में अगर एक को जीतना है तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट प्रमोशंस इसी वजह से इतने टॉक्सिक हो जाते हैं। मतलब अगर किसी को मैनेजर बनना है तो दूसरे को उस रेस से बाहर होना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि वो वेल्थ बना रहे हैं, पर असल में वो सिर्फ स्टेटस के पीछे भाग रहे होते हैं। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि नवाल कहते हैं कि असली वेल्थ इस टॉक्सिक जीरो सम गेम का हिस्सा है ही नहीं। वेल्थ एक पॉजिटिव सम गेम है जिसमें सब एक साथ जीत सकते हैं। सही कहा। असली संपत्ति या वेल्थ उन एसेट्स को कहते हैं जो तब भी कमा रहे हैं जब इंसान सो रहा हो। इस पर एक एनालॉजी ध्यान आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हर महीने आने वाला बड़ा पेचेक ही वेल्थ है, जैसे किसी हाई प्रोफाइल लॉयर या सर्जन की आमदनी। पर असल में क्या वेल्थ एक ऐसी फैक्ट्री की तरह नहीं है जो मालिक के सोने पर भी प्रोडक्शन करती रहे? ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है, क्योंकि जिस दिन वो सर्जन ऑपरेशन करना बंद कर देगा उसकी आमदनी जीरो हो जाएगी। उसकी आमदनी उसके इनपुट टाइम पर निर्भर है। नवाल साफ कहते हैं कि अपना समय किराए पर देकर, यानी रेंटिंग आउट योर टाइम, कोई अमीर नहीं बन सकता। तो इस वक्त की कैद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? नवाल एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, यानी खुद को एक प्रोडक्ट में बदलना। हाँ, जिसमें योरसेल्फ का मतलब है इंसान का अनोखापन, उसकी ओरिजिनलिटी, और प्रोडक्टाइज उस अनोखेपन को बड़ा बनाने यानी स्केल करने का तरीका है। पर देखा जाए तो ये बोलने में आसान लगता है। अमल में लाने के लिए इसका आधार क्या होगा? यहाँ बात आती है स्पेसिफिक नॉलेज की, और यहीं पर मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? कर वही पढ़ रहे हैं तो उसमें विशिष्ट क्या रहा? सही बात है। अगर किसी काम को एक सेट रूल्स के तहत सिखाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि कल को किसी और को वही ट्रेनिंग देकर उस इंसान को रिप्लेस भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो फिर असली स्पेसिफिक नॉलेज आती कहाँ से है? स्रोत इस पर पूरी तरह जोर देता है कि स्पेसिफिक नॉलेज किसी क्लासरूम में सिखाई नहीं जा सकती। ये अप्रेंटिसशिप से आती है, यानी फील्ड में उतरकर, गलतियां करके
और अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को फॉलो करके। पर इस शोर शराबे वाली दुनिया में लोग अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को पहचाने कैसे? नेवल एक बहुत सरल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने बचपन की तरफ देखो, ऐसी कौन सी चीज थी जिसे करना एक खेल जैसा लगता था पर दूसरों के लिए वो मेहनत जैसा दिखता था। अरे वाह, मतलब जो मेरे लिए प्ले है और दुनिया के लिए वर्क है, वही मेरी स्पेसिफिक नॉलेज है। जैसे किसी को कोडिंग में मजा आता है या किसी को ड्राइंग में। बिल्कुल, उसमें उस इंसान की पर्सनैलिटी शामिल होती है। इसे कोई बाहर वाला आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। पर एक बात है, सिर्फ इस ज्ञान से अमीर नहीं बना जा सकता। इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए लेवरेज की जरूरत पड़ती है। लेवरेज यानी एक फोर्स मल्टीप्लायर, ऐसी ताकत जो एक यूनिट एफर्ट को 1000 यूनिट आउटपुट में बदल दे। हाँ, और स्रोत इस दुनिया को हिला देने वाले पहिए यानी लेवरेज के 3 रूप समझाता है। पहला है कैपिटल यानी पैसा, जो कि उठाना इतना आसान नहीं होता। लोग आपकी जजमेंट पर भरोसा करेंगे तभी पैसा देंगे। सही कहा। दूसरा रूप है लेबर यानी लोग जो आपके लिए काम करते हैं। ये इंसानी इतिहास का सबसे पुराना तरीका है। और इसमें लोगों की ईगो बहुत सेटिस्फाई होती है ना? मेरी टीम में 500 लोग हैं बोल के। पर दूसरों से काम निकलवाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल, HR इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब लगा रहता है। इसीलिए नए जमाने में तीसरे और सबसे शक्तिशाली लेवरेज का जन्म हुआ, और वो है कोड और मीडिया। ये सच में गेम चेंजर है, क्योंकि इस नए लेवरेज में मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 होता है। जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? हाँ, देखो, अगर एक बढ़ई कुर्सी बनाता है तो दूसरी कुर्सी बनाने में भी उसको उतनी ही लकड़ी और मेहनत लगेगी। पर अगर एक कोडर ने एक सॉफ्टवेयर लिख दिया तो उसकी अगली 1 लाख कॉपी बनाने का खर्च 0 होता है। वही तो, एक YouTube वीडियो या SaaS प्लेटफॉर्म रात भर लोगों को वैल्यू दे रहा होता है जब बनाने वाला सो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, स्रोत बताता है कि पहले वाले दोनों लेवरेज, पैसा और लेबर, परमिशन लेवरेज हैं। उनमें किसी ना किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। पर कोड और मीडिया परमिशनलेस हैं। किसी गेटकीपर की जरूरत नहीं। इंटरनेट ने वेल्थ क्रिएट करने की मोनोपोली तोड़ दी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब किसी को ये लेवरेज और स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाए तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से अप्लाई करना आना चाहिए, और वहीं से नवल के अगले प्रिंसिपल की तरफ रास्ता खुलता है, जो कि समय और जजमेंट की कीमत समझने पर है। हाँ, स्रोत में नवल के एक नियम का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपना आर्ली रेट $5000 तय किया था। वो भी तब जब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। क्या बिना पैसे वाले इंसान के लिए खुद का रेट इतना ज्यादा रखना अहंकार नहीं है? देखने में ये पागलपन लग सकता है, पर इसका उद्देश्य अहंकार नहीं है। ये बेकार के कामों यानी बिजी वर्क से बचने का एक नियम है। मतलब प्रैग्मेटिज्म है। बिल्कुल। अगर किसी काम को बाहर किसी से करवाने का खर्च आपके रेट से कम है तो उसे आउटसोर्स कर देना चाहिए। यहाँ तक कि छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना चाहिए अगर उन्हें फिक्स करने का वक्त आपके $5000 पर आवर से महंगा पड़ रहा हो। इससे एक एनालॉजी ध्यान आती है। मान लीजिए किसी का लैपटॉप खराब हो गया और वो सिर्फ $100 बचाने के लिए पूरा दिन YouTube ट्यूटोरियल्स देखकर उसे ठीक करने में निकाल देता है। हाँ, उसने अपना फोकस गलत जगह लगा दिया। वही, मेहनत पूरी हो रही है, जैसे सुपर कंप्यूटर जंक फाइल स्कैन कर रहा हो, पंखे जोर से घूम रहे हैं पर आउटपुट 0 है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, आज के दौर में मेहनत से ज्यादा कीमत किस चीज की है? स्रोत के मुताबिक सबसे ज्यादा कीमत जजमेंट की है, सही निर्णय लेने की क्षमता। नवाल कहते हैं कि वॉरेन बफेट 1 साल सोचते हैं और 1 दिन फैसला लेते हैं। क्योंकि जब लेवरेज बड़ा होता है तो एक सही दिशा का असर लाखों गुना बड़ा हो जाता है। वहां फिजिकली कितनी मेहनत की गई इससे फर्क नहीं पड़ता। और जब किसी के पास ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज और जजमेंट आ जाए तब उसके लिए रिटायरमेंट की परिभाषा ही बदल जाती है। आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं ना कि 65 की उम्र तक किसी ऐसी नौकरी में खुद को घिसते रहो जो पसंद नहीं है और फिर आराम करो। पर नवाल इस ट्रेडिशनल सोच की धज्जियां उड़ा देते हैं। उनके अनुसार जब कोई इंसान आने वाले कल की उम्मीद के लिए आज का बलिदान देना बंद कर दे तब वह सच में रिटायर हो जाता है। ये थोड़ा डीप है। इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे देखें? श्रोता इसके 3 तरीके बताता है। पहला, पैसिव इनकम इतनी हो जो आपके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा हो, यानी एसेट्स काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है? कहीं नहीं होगी तो भविष्य की चिंता क्यों होगी। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका सबसे प्रभावशाली है। कोई ऐसा काम ढूंढ लो जो बिल्कुल खेल जैसा लगे,
जब काम खेल बन जाए तो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगता है। पर एक बात देखिए, सिलिकॉन वैली ऐसे करोड़पतियों से भरा है जो टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं पर अंदर से बर्नआउट और एंजाइटी का शिकार हैं। यानी अमीर बनना और खुश रहना दोनों बिल्कुल अलग आयाम हैं। बिल्कुल। पैसे की समस्या सुलझने के बाद इंसान नए दुख पैदा कर लेता है। इस पर नवाल का एक बहुत कड़वा पर सच्चा कोट है, डिजायर इज अ चोजन अनहैप्पीनेस। हर इच्छा एक चुनी हुई नाखुशी है। यहां थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अगर इंसान के अंदर कोई इच्छा ही ना हो तो क्या उसका जीवन रुके हुए पानी के तालाब जैसा नहीं हो जाएगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? शांति पर हावी होने देने में है। खुशी नई चीजों के एक्साइटमेंट से नहीं आती, तो कहां से आती है? वह किसी भी चीज की कमी ना होने के एहसास से आती है। एब्सेंस ऑफ डिजायर। लोग मानते हैं कि नई गाड़ी या नया घर मिलने से शांति मिलेगी, यह एक भ्रम है। मतलब हम अपने ही दिमाग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती मैं खुद को खुश होने की इजाजत नहीं दूंगा। हम अपनी खुशी को फ्यूचर में गिरवी रख देते हैं। एकदम सटीक। और किसी भी स्थिति में जब कोई समस्या आती है, नवाल के अनुसार 3 विकल्प होते हैं। उसे बदल दो, उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो या उसे छोड़ दो। इंसान सबसे बड़ा दुख तब झेलता है जब वो इनमें से कोई फैसला नहीं लेता और बीच में अटक कर शिकायत करता है। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो नवाल इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी किस्मत नहीं है, एक स्किल है। इसे ट्रायल और एरर से सीखा जाता है। जैसे जिम जाने से बॉडी फिट होती है, वैसे ही मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड से मंकी माइंड शांत होता है। हाँ, पास्ट का पश्चाताप और फ्यूचर की चिंता निकल जाए तभी प्रेजेंट में शांति मिलती है। खुशी डिफॉल्ट स्टेट है जो तब सामने आती है जब हम भ्रमों को छोड़ देते हैं। तो इस सब का आखिरी क्या मतलब है? इस चर्चा का सार यही है कि अमीर बनना कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये विशिष्ट ज्ञान को सोसाइटी की जरूरत के साथ जोड़कर लेवरेज लेने का नतीजा है। और खुशी उन बेवजह की इच्छाओं को छोड़ने का नाम है जो शांति भंग करती हैं। दोनों ही लगातार सीखने वाले स्किल्स हैं। अगर इस डीप डाइव ने दिमाग में कुछ नए विचार डाले हैं तो प्लीज बुक बाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स ग्रो स्मार्टर, फास्टर एंड बेटर, एक किताब के साथ। खैर, आखिर में श्रोता की एक बहुत गहरी लाइन छोड़कर जाना चाहूंगी। प्रेरणा नश्वर है, इस पर तुरंत अमल करें। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल, एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। बिल्कुल। सुनने वालों को यह सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रेरणा या कौन सा आइडिया इस वक्त दिमाग में जिंदा है। अगर आज उस पर अमल नहीं किया तो शायद कल वो खत्म हो जाए। क्या पता किसी का विशिष्ट ज्ञान बस एक तुरंत एक्शन का इंतजार कर रहा हो। ऐसे ही और पावरफुल आइडियाज के लिए जुड़े रहिए बुक बाइट्स के साथ।